प्रिंसिपलों का, प्रबंधक साथियों का, मैं खान मोहम्मद अनीस, विद्यालय प्रबंधक संघ जनरल सेक्रेटरी, आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे जो आज के 3 मुख्य अतिथि हमारे जनपद के डीएम साहब, व्यास साहब और बीएसए साहब थे, उसमें से हमारे व्यास साहब डॉक्टर विनोद कुमार राय जी आ चुके हैं। डीएम साहब के आने में देर हो सकती है क्योंकि जब पूरे प्रदेश में आज एक एनआईसी की मीटिंग हो रही है, सभी अधिकारी एनआईसी में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ सबकी मीटिंग चल रही है, इसलिए आने में थोड़ी सी दिक्कत है। उन्होंने हम सबके बीच वायदा किया है कि जैसे इस मीटिंग से हमें वक्त मिलेगा हम सबके बीच होंगे। हम यथाशीघ्र अपने आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार राय जी को आपके बीच में हम ले आएंगे। इससे पहले आज के हम अपने कुछ औपचारिकताओं पर पूर्ण करते हैं। सबसे पहले हम अपने मंच के डिकोरम को पूरा करते हैं। मैं अपने संरक्षक डॉक्टर अनिल यादव सर से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया आप आगे चलें और रवि सर आप डॉक्टर साहब को इनका जगह दें। और आज के हमारे पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अनिल यादव जी के सानिध्य में होगी। हम सबका इन्हें आशीर्वाद मिलेगा, इनके सुभाषित वचनों से हम सब गौरवान्वित होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो उपस्थित जनपद में दूसरे संगठन के लोक विद्यार्थी शिक्षक के हमारे 3 पदाधिकारी हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उन तीनों में से आप सबसे नामवार मैं निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पे आपके लिए आप चलें और रवि सर आप उन्हें जगह दिलाएं। सबसे पहले इस नाम में मैं शहबाज खान साहब को बोलता हूं जो लोक विद्यार्थी शिक्षक प्रशासन के प्रदेश महामंत्री हैं। उसके बाद विशिष्ट ये आज हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमारे बीच हैं। इसी क्रम में हम विष्णु विश्वकर्मा जी को जो आप लोक विद्यार्थी शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, इन्हें भी मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। और इसके बाद अंजलि चौबे जी को जो आप लोक विद्यार्थी शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं, आपको भी मंच पे स्थान देते हैं। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी जब भी जनपद के किसी भी प्रबंधक की समस्याओं को लेकर के बात करने की जरूरत होगी तो आप सबका सानिध्य, आप सबका सहयोग, आप सबका समर्पण हम सबको एक ऐसे ही मिलता रहेगा। आपकी इस उपस्थिति को हम सब ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी आपका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। आज हमारे बीच हमारे जनपद के शिक्षा विभाग के मुखिया डॉक्टर विनोद कुमार राय जी उपस्थित हैं। हम सभी जनपद के सभी प्रबंधकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप 3 दिन पहले, आज से ठीक दिन पहले दिन शुक्रवार को आपको इन्विटेशन देने के लिए, इन्विटेशन तो कोई छपा नहीं था, मुंह से ही बोलने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आपके पास हम लोग गए और आप अपने ऑफिस से निकलकर घर के लिए जा रहे हैं। बुखार से तप रहे थे, गाड़ी में बैठ चुके थे और अपनी गाड़ी को उन्होंने रोका, हम सबको बुलाया
दूर करते हुए कि हमसे आप दूर रहिए, दूर रह करके अपनी बात को बोलिए। हमारे आशीष विद्यार्थी जी ने, जो हमारे संगठन के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि सर इतवार के दिन, रविवार के दिन हम सभी प्रबंधक संबीम स्कूल में इकट्ठे हो रहे हैं, आपके आशीर्वचन और सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस की आवश्यकता हमें है, कृपया आप हमें समय दे दें। स्थिति ऐसी नहीं थी आपकी, लेकिन उस वक्त भी आपने हमें आश्वस्त किया कि अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो हम जरूर आपके बीच आएंगे। 3 दिन के अंदर एक बार और इनसे पूछा गया, इनकी तबीयत के हालचाल लिए गए कि आप ठीक हैं। आपने कहा कि हाँ कुछ ठीक हूं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हूं। लेकिन उसके बाद भी आपने आज वक्त दिया और उस मीटिंग को भी इन्होंने नजरअंदाज करते हुए, जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हो रही है, आपके बारे में ज्यादा मैं क्या कहूं। 1-2 जगह पे मैंने आपको सुनने और देखने की कोशिश की है। देखने में आप इतने ही सरल हैं, उतना ही आपके अंदर एक समालोचक होने की विशिष्ट प्रतिभा भी है। इतने आराम से आप शब्दों के साथ आप हमारी कमियों को हमें आप बताते हैं, इसका आकलन मुझे है। मैंने 2-4 जगहों पे आपके इस विलक्षण प्रतिभा का अवलोकन किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि जनपद में हमारा जो शिक्षा का मुखिया है, उसके अंदर हम सबको निखारने का एक अलग ही विलक्षण क्षमता है। मैं ज्यादा इसी के साथ मंच में अभी हमारे 2 और संरक्षक उपस्थित हैं, हाजी वसीम साहब, और जिनके कैंपस में, जिनके हॉल में हम लोग आज इस सभा को कर रहे हैं, यदुराज कनौलिया और हमारे उपाध्यक्ष आशीष विद्यार्थी जी। अब हम आगे के क्रम को चलते हैं। हम सीधे अब अपने आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार रैडी से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, कृपया आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की औपचारिकता को पूर्ण करें और आगे की कार्रवाई। आशीष जी, आशीष सर। आगे कर दीजिए सर। आशीष साहब, चलते हुए दीपक में रुकिए सर, रुकिए सर। अजय सिंह राजा राम बोलिए। अजय सिंह नजरी शाह जी, सर रुकिए, रुकिए सर, आराम से रुकिए। हो गया, रुकिए रुकिए रुकिए।
तन से, मन से और पूरे मनोयोग से यहाँ है, तो हमारी आवाज गूंजनी चाहिए। हम मजा नहीं आ रहा, यहाँ से आवाज निकलनी चाहिए और लगे कि आज इस परिसर में हम हैं। हम लगा यह है। आज इस विद्यालय प्रबंधक संघ द्वारा आयोजित जिला सम्मेलन में हमारे जनपद के शिक्षा विभाग के हमारे मुखिया, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन, जिनका सहयोग हमको पल पल मिलता रहता है, जिन्होंने पिछले दिनों तमाम विपरीत परिस्थितियों में खुलकर हमारा समर्थन किया, हमारी पीड़ा को समझा, हमारे दर्द को समझा और 2 कदम आगे बढ़कर हमारा सहयोग किया। ऐसे आज के इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र के उद्घाटन के सत्र में जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार राय जी का हम इस विद्यालय परिषद में, इस जिला सम्मेलन में अभिनंदन, वंदन और खैर वंदन करते हैं। आज के इस जिला सम्मेलन के कार्यक्रम के अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य, हमारे गुरु श्रद्धेय डॉक्टर अनिल यादव जी, जो आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे आप संरक्षक भी हैं, हमारी बाएं तरफ हमारे विद्यालय प्रबंधक संघ के संरक्षक, हमेशा 2 कदम आगे बढ़ करके चीजों को पकड़ करके सहयोग करने वाले, अति जागरूक, अति सक्रिय, समाज में सदा जीने मरने वाले हमारे बड़े भाई श्रद्धेय हाजी वसीम मोहम्मद जी, इस विद्यालय परिसर में जहां आज ये बैठक, जहां ये सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, ई आवाज पर ना कभी विद्यालय प्रबंधक संघ के लिए आज तक उनकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। सब कुछ समर्पित विद्यालय प्रबंधक संघ के एक आह्वान पर। ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय युवराज कनौरिया जी हमारे संरक्षक हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे 3 अतिथि हमारे बीच में आए हैं। इस जनपद में 2 और संगठन चलते हैं और एक सुखद परंपरा की नींव पड़ रही है। आज एक इतिहास लिखा जा रहा है आज कि होंगे हमारे मत अलग, होंगे हमारी कार्य पद्धतियां अलग, होंगे हमारे एजेंडे अलग, लेकिन विद्यालय हितों के लिए जब जब आवाज दी जाएगी हम एक मंच पर पाए जाएंगे। इस बात को व्यक्त कर रहे हैं हमारे लोक विद्यार्थी शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री आदरणीय शहनवाज खान जी, जो लोग भी उपस्थित हैं, आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रदेश कोषाध्यक्ष, उसी संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष, आप तीनों बतौर विशिष्ट अतिथि हम लोग के बीच उपस्थित हैं। आदरणीय विष्णु विश्वकर्मा जी, आपका अभिनंदन और स्वागत है। इस अलग अलग गुट को एक करने के लिए जिसमें सबसे अधिक मशक्कत की है और जो लगातार करते रहते हैं, ऐसे भाई आदरणीय अंजनी चौबे जी जो उपाध्यक्ष हैं, आपका अभिनंदन, स्वागत और वंदन है। हमारे पीछे हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष, हमारे प्रिय बड़े भाई आदरणीय बजारी सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय तारकेश्वर चौबे जी, आदरणीय रामदयाल बिंद जी, और हमारे सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारे प्रिय मित्र आदरणीय रवि जी जहां उपस्थित है, और अंदर की सारी व्यवस्था उठाने वाले सह संयोजक आदरणीय इकबाल अहमद राजू जी जो सचिव है। सब कुछ आपके लिए। और आज इस विद्यालय प्रबंधक संघ की स्टेयरिंग जिस व्यक्ति के हाथ में है, देश चलाते हैं प्रधानमंत्री और संगठन चलाते हैं महामंत्री, तो ऐसे महामंत्री आदरणीय खान मोहम्मद अली जी के जोरदार तालियां, लगातार सक्रियता दिखे
जबकि सक्रियता के हम सब गवाह हैं, चाहे खुद चल करके सक्रियता दिखानी हो चाहे वर्चुअल, दोनों जगह ये सबसे आगे रहते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी ब्लॉक के सम्मानित संयोजकगण, सभी ब्लॉक के अध्यक्षगण, ब्लॉक के अनन्य पदाधिकारीगण, हमारी मातृशक्ति, यहाँ मीडिया से जुड़े भी कुछ लोग हैं, वे सब आप सबका अभिनंदन, स्वागत और वंदन है। जिला सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल ये संगठन 2011 में सृजित हुआ और 2011 से हम सब कई स्तर पर काम किए, हाई कोर्ट में मुकदमा भी लड़े, धरना प्रदर्शन भी किए कई मुद्दों पर, और लगातार ये सारी चीजें चलती चली आ रही थी। लेकिन दोस्तों, आप सबके जीवन में यह पहला अवसर होगा जब आपने महसूस किया होगा कि हमारे बीच के किसी एक व्यक्ति, कल तक परसों तक जिनसे हम मुलाकात हमारी हुई थी, अचानक आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ऐसी विषम पैंडेमिक महामारी हमारे पूरी दुनिया को अपने आगोश में ली और जिससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। स्वाभाविक बात है, सबसे अधिक प्रभावित जो क्षेत्र हुए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हम भी हैं, शिक्षा का क्षेत्र। हम इतना ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था कि हमारे जीवन में कभी यह दिन भी हमें देखना पड़ेगा। कोरोना ने जीवन का एक अलग दर्शन दे दिया हम सबको। अब उस अलग दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हमें आगे की रणनीति अपनानी है। एक दर्शन तो बड़ा साफ है कि किस बात का गुमान है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे उनका पैसा उनको बचाने के लिए काम नहीं है। जो अरबपति थे, खरबपति थे, जिनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनकी कंपनियां, उनके लोग, उनका पैसा और कुछ भी उनके काम नहीं आया और जब विपत्ति आई तो उनको जाना पड़ा। एक जीवन का दर्शन तो ये मिला हम सबको कि गुमान किसी बात के करने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन मिल मिलाकर चलने के नाम है। आइए मिल मिलाकर एक दूसरे को गले लगाकर प्रेम मोहब्बत बांटते हुए एक दूसरे के काम आते हुए आगे का जीवन जिए। यह दर्शन कोरोना ने हमें दिया है। दूसरा, विद्यालय प्रबंधक संघ का कार्यक्रम है और विद्यालय में जो स्थितियां खड़ी हुई हैं उन स्थितियों को देखते हुए जब हम संगठित होंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्वतः हमसे दूर हो जाएंगी। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण अभिभावक संघ का आंदोलन था। दीनदयाल नगर मुगलसराय में कुछ अभिभावकों ने आंदोलन छेड़ा। जिन अभिभावकों ने आंदोलन छेड़ा वे स्वयं करोड़पति अरबपति लोग थे। उनकी पृष्ठभूमि हम लोगों ने तलाशी, वे सब के सब करोड़पति अरबपति लोग थे। कोई बड़ा धंधाबाज जमीन का, कोई बड़ा धंधाबाज कुछ का, कोई कुछ का। लेकिन राजनीति के तहत जो लोग यूनाइट हुए, लोगों को एक करने का प्रयास किया। सारा विद्यालय संगठन एक साथ खड़ा हुआ और इसमें सहयोग दिया हमारे माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी ने खुलकर सहयोग दिया। एक बार जोरदार ताली आपको देनी चाहिए। अब तक के इतिहास में इतना सहयोग और साफ बोलने वाला डीआईओ हमने नहीं देखा। 20-22 साल से सुनते हैं, लेकिन एक जोरदार ताली उनके लिए होगी। आने वाली विपत्ति भी संभव होगी जब हम एक रहेंगे। और सारी कवायद केवल एक बात की है, सारी मुश्किलों को झेल लेंगे अगर हम एक रहेंगे। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो अलग अलग तोड़ दिए जाएंगे या खुद ही टूट जाएंगे। आज की इस विषम परिस्थिति में हम सबकी स्कूलों की जो समस्याएं हैं,
जिससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, उधर बैठे लोग भी अनभिज्ञ नहीं है। खुद टीआईओ साहब के घर में उनके परिवार के लोग विद्यालय चलाते हैं। उन तमाम परेशानियों से टीआईओ साहब बड़ी नजदीक से और बारीकी से अवगत है, इसलिए कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। टीआईओ साहब का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा, कुछ रास्ते भी मिलेंगे हम लोगों को भविष्य के लिए। चूंकि आपको जाना है, इसलिए आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और हम अपने आप को 2 कदम पीछे करने की आवश्यकता पड़े, किसी भी व्यक्ति को जोड़ने के लिए झुकने की आवश्यकता पड़ी, किसी व्यक्ति को अपने साथ बनाए रखने के लिए, तो हम सबको तैयार रहने की आवश्यकता है। हम सबको आगे बढ़ करके झुक जाने की आवश्यकता है, ताकि अपने किसी भाइयों को गले लगाकर हम जिले में एक हो और एक बने रहे। मैं अपने जिला विद्यालय निरीक्षक साहब का स्वागत करते हुए यहाँ उपस्थित तमाम इसी की जागरूकता हेतु जिला विद्यालय प्रबंधक संघ चंदौली में आयोजित जागरूकता सम्मेलन में सभी विद्यालय प्रबंधकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किसी कारणवश मैं स्वयं इसमें प्रतिभाग नहीं कर पाया, लेकिन मेरी बात से सभी विद्यालय के प्रबंधकों को निवेदन है कि जो प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसका अक्षर से पालन करें, जिससे कि कोविड-19 की महामारी का जो खतरा बना नहीं है उस बचाव हेतु हम सभी आवश्यक कदम उठा सकें, और साथ साथ जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनका शिक्षण कार्य भी बाधित ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी गाइडलाइंस का आप लोग पालन भी करेंगे और दूसरों को पालन करने के लिए उनको मोटिवेट भी करेंगे, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि हम लोग सब मिलकर इस महामारी से भी जुटेंगे और छात्रों का जो भविष्य है उसको भी हम लोग संरक्षित और सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः सभी विद्यालय प्रबंधकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चंदौली के विद्यालय प्रबंधक संघ के आवाज आ रही है क्या? चंदौली जनपद के विद्यालय प्रबंधक संघ के इस सम्मेलन में सबसे ज्यादा धन्यवाद विनय जी को कि आपने एक संकट से मुझे बचा लिया, सबके नाम का उल्लेख करके और सबको संबोधित समझ। बहुतों का नाम जानता हूँ, बहुतों का नहीं जानता, कुछ का ले पाता, कुछ का नहीं ले पाता, तो ये मेरे समझ से उचित नहीं होता, क्योंकि आप सबको जान पहचान रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित मंचासीन और सामने बैठे सभी आदरणीय प्रबंधक गण का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। ये बैठक आपका एक मंथन के रूप में हो, और कोशिश करिएगा कि जो निकले वो अमृत हो। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, डीएम साहब की प्रशंसा हुई, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन लग रहा है विनय जी कहीं न कहीं आपको या आपके साथियों को सभी को कुछ गलत शामिल हो गई। मैंने या जिलाधिकारी महोदय ने कोई साथ नहीं दिया, भरपूर साथ देने की तो बात नहीं, बुरा न मानिएगा। मैंने या जिलाधिकारी महोदय ने वही कहा, वही किया, और भविष्य में भी शायद वही करेंगे जो शासनादेश करता है, जो शासनादेश कर रहा था वही बात मान। हम शासन के प्रतिनिधि हैं, जो ऊपर से आता है उसी को नीचे लागू करते हैं, उससे इतर हम कुछ नहीं करते। तो जो बातें आपको अच्छी लगी थी वो शासन की थी, वो मेरी नहीं।
बहुत लंबा नहीं कहूँगा इसलिए कि आपने कह दिया है। उद्देश्य इस सम्मेलन का ये होना चाहिए कि यहाँ जो बैठे हैं, कनौरिया साहब ने इतना बड़ा प्रभु की कृपा से जो संस्थान खोला है, ये बिल्डिंग है जिसमें हम बैठे हैं, बड़ी खूबसूरत एलिवेशन बन रहा था, उसको भी देख के आ रहा हूँ। हम सभी यहाँ हैं, मैं एक पद पे हूँ, आप विद्यालय प्रबंधक हैं, विद्यालय के बड़े बड़े भवन हैं, शिक्षक हैं, उससे जुड़े हुए आप बता रहे थे 250 आपके यहाँ कर्मचारी हैं। जितने लोग भी हैं उसके केंद्र में अगर कोई है तो वो बच्चा है, वो छात्र है, आपके यहाँ जो पढ़ता है। इसलिए हम सभी को, एक प्रशासक के रूप में मुझे, एक प्रबंधक के रूप में आपको, या विद्यालय और शिक्षा से जुड़े हुए सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र में जो है, जिसकी वजह से ये सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम चीजें, कहीं वो न प्रभावित हो, उसका कहीं कहीं संगठन सच्चाई है, मजबूती के लिए होता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए होता है, जोरदार ढंग से रखने के लिए होता है, लेकिन वही संगठन ज्यादा सफल होता है। जैसे कि जब टकराव होता है तो कोई ना कोई एक न ऐसी स्थिति नहीं आनी देनी चाहिए। आप कह रहे थे इशारे की बात, इशारे नहीं कर रहा हूं, ऐसी स्थिति ना, हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए। के लिए आपने आमंत्रित किया, पीड़ा थी, 250-300 लोग हैं, उनकी तनख्वाह देनी है, इतनी गाड़ियां हैं, उनकी किस्तें देनी हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर बहुत कुछ लगा होगा, तमाम चीजें हैं। न मैं इनकार करूंगा न कोई दूसरा इनकार करेगा, और अगर कोई इनकार करता है तो सामने से देखी हुई चीज के प्रति आप मुंह लेना होगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी दृष्टि में केंद्र में बच्चा होना चाहिए, और जो आपका लगा है उसको ध्यान में रखते हुए, आपकी मेहनत है, आपकी ऊर्जा है, आपका धन है, बहुत कुछ इन्वेस्ट हुआ, लेकिन जब कभी भी हम कोई ट्रस्ट बनाते हैं या कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड कराते हैं तो एक लाइन जरूर होती है कि हम चैरिटी के लिए। पुराने जमाने में अगर कोई पोखरा बनवाता था, कोई कुआं बनवाता था, कोई मस्जिद और मंदिर बनवाता था तो उसके पीछे चैरिटी होती थी। और उसी तरह से पुराने जमाने में, आज 100-2 साल पहले से जो विश्वविद्यालय, जो कॉलेजेस, जो स्कूल, ठीक है, वो इस तरह का नहीं है, उसके पीछे शुद्ध रूप से चैरिटी। आज के जमाने में, आज के कॉम्पिटिटिव एज में नहीं किया जा सकता, इतना इन्वेस्ट करके, इतना कुछ करके, और चैरिटी के उनका संभव नहीं, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन चैरिटी की भावना तो जरूर होनी चाहिए। अगर वो केंद्र से भावना निकल गई तो हम खड़े हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं है, वो हल्का। तो इसलिए मैं एक व्यक्ति के रूप में, एक अधिकारी के रूप में हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर हूं। शासन के गाइडलाइन के अनुसार, निर्देश के अनुसार, अगर मैं उसकी अनदेखी करके किसी और का प्रश्न था तो आपके साथ भी अन्याय करता। मैं नहीं अन्याय करता, मेरा काम ही ऐसा नहीं है। जो बात करता हूँ साफ करता हूँ, थोड़ी खरी हो जाती है, बुरी भी लग सकती है, कहीं ऐसा ना हो मेरा उद्देश्य कुछ और नहीं है, बिना ये न लग रहा बहुत तारीफ है, उसके बाद ही दूसरा कुछ बोल रहा। मैं अभी भी वही हूँ। मैंने कहा आपसे कि अगर आपको अच्छा लगा था तो शासना दे सकते, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगे कि सामने वाला वाकई जेन्युइन कह रहा है तो विचार जरूर करिएगा।
यहाँ केवल एक पक्ष है आपका, इसीलिए बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं। हाँ, आपने बताया, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस चीज को ध्यान रखिए, लंबा न करके मुझे फिर कहीं जाना है। आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपने अपने बीच मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, सम्मानित किया। इसके लिए ढेर सारी शुभकामना आपको। और ये अपनी तरफ से इस विकट परिस्थिति में मैं एक थोड़ा सा उल्लेख करूंगा। लगातार हम लोग ड्यूटी करते रहे। करोड़िया साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने एक दिन इनके क्या नाम है आपके ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का, रतन, मैंने फोन किया, कॉलेज साहब को फोन किया, उन्होंने इनको कहा होगा, मैंने कहा था 15-20 गाड़ी भेजिए, कहे मालिक ने कहा जितनी चाहिए उतनी भेजिए। चीजें अच्छी लगती, होनी भी चाहिए, यही भावना होनी चाहिए हर स्टेज पे। वसीम साहब ने कहा, इन्होंने कहा साहब मंजिलें मत से कर देते, 2 शिफ्ट पे चलाई जाएगी। 2-3 चीजें हैं, पूरे स्कूल को सैनिटाइज कराना है, प्रॉपर पूरी व्यवस्था करानी है, 6 फीट की दूरी बनानी है, पानी पीने और टंकी का सफाई करानी है, गेट पर जहाँ टूटी और ताले हैं उनको सफाई कर, बहुत कुछ चीजें हैं। मतलब कोरोना को देखते हुए जितने भी हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो सब कुछ करना है। एक और चीज उसमें दिया है कि बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, बच्चे के गार्जियन से कंसेंट जरूर लिया जाएगा कि वो भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते। तो इन चीजों को देख लीजिएगा, एक प्रिंट आउट आदि करवा करके अपने अपने प्रिंसिपल से आप लोग भी एक बार अध्ययन कर लीजिए और कोशिश ये करिए कि अगर आप लोगों के विद्यालय का अपना ग्रुप होगा जिससे गार्जियन और बच्चे जुड़े होंगे, उसको जरूर डाल दीजिए उसमें। तो एक बार गार्जियन अवेयर हो जाएंगे और जब वो अवेयर हो जाएंगे तो वो उनके ऊपर है कि उनकी बेटा है, भेजना चाहते नहीं भेजना चाहते, कैसा। सर थोड़ी सी बात और आपसे कहना चाहते हैं, वो जिले की तरफ से दूसरा डालने के चाहते हैं कि विद्यालय खुले, चाहे वो नर्सरी का स्कूल हो, चाहे वो 12वीं का स्कूल। और सर मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब हम 3 रोज पहले आपके जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे अपने इन्विटेशंस को देने के लिए, तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई थी कि हमारे पास लेटेस्ट का प्रेशर नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हम सभी प्रबंधकों को समझें और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है हमारे जिलाधिकारी महोदय को आप अपडेट करते रहें ताकि हमारे विद्यालय को समय से खोलने की अनुमति मिले। आप बैठे होने के साथ ही मुझे फोन किया था उन्होंने आपको के सामने, उस समय तक कुछ गाइडलाइन नहीं थी, कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। आज रात में वो आया है, मैंने सुबह आप लोगों को वो कर दिया। और आपको ये भी बता दूं कि आना होता है आ जाता है तो अवगत कराता हूँ, आना होता है तो चर्चा जरूरी हम आपसे करता हूँ। इसके लिए आप निश्चित रहिए। तो हम ये मांग के चलते हैं कि 19 अक्टूबर से हमारा 9 से 12 का विद्यालय खुल रहा है। मैं विद्यालय प्रबंधक संघ के जिला अध्यक्ष के नाते माननीय ARS महोदय का आभार प्रकट करता हूँ। आज आपका NIC में बैठक है, शासन की बैठक के बावजूद आप सुबह से निकले हैं और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग के बीच आए हैं। हम सब समूचे चंदौली जनपद के प्रबंधक आपका आभार प्रकट करते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं सर, विश्वास दिलाते हैं कि जो मानवीय पक्ष पर आपने हम लोगों को निर्देशन दिया है, हम सब सदैव उस पर खरा उतरेंगे। कभी आपको शिकायत, सरकार के गाइडलाइन का हम 100% पालन करेंगे। यही विश्वास जी सर। अच्छा आप बैठाइए, बाकी लोग के साथ फोटो कहता रुके सर। सर इधर देखिए, आइए बिल्कुल जी, आइए रश्मि साहब करें। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर। चंदौली ब्लॉक के महामंत्री नवीश जी, आइए सर, आपका सम्मान आइए, आदरणीय युद्धरासन करें। ताली बजती रहे। हाँ बीच बीच में ना, अरे आइए सर। हो गया, हो गया।
ताली बजता ना भाई। आइए नेता सर्व सम्मान डॉक्टर अनिल यादव जी दानापुर ब्लॉक से अवधेश उपाध्याय मौजूद उपाध्याय जी नियंत्रण महामंत्री नियंत्रण ब्लॉक मौजूद उपाध्याय जी महामंत्री नियंत्रण ब्लॉक अब आगे हैं आइए दानापुर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष शरद अली और संयोजक रविका सिंह जी आगे हैं ताली बजता है भाई। रजनीकांत जी आइए। रुकिए सर रुकिए सर आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक साथ आप खड़े हो जाए एक फोटो हो जाए आइए। और जो जिनका नाम भूल गए हम लोग बुलाइए किसी को। सुरमुनि जी के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया अरविंद जी है। विश्व सिंह जी विश्व जी आशीष विकास जी आइए। ऋषभ जी ऋषभ जी सर ऋषभ जी आइए। ये राम सिंह जी आइए। अरविंद जी यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल से रफीक जी आइए। लाइए वाला लाइए। आप बैठे आप बैठे। कैमरे सिंह जी कैमरे सिंह जी अरे आपको नहीं पहनना सर। आपको पहनना है। आपको पहनना ये सब इन्हीं लोगों से संगठन है, सभी लोगों से संगठन है। आइए कोटी सिंह जी को सम्मानित करें आगे आए लाइए एक माला में सर। संरक्षक के रूप में हम लोग के बीच हमारे डॉक्टर अनिल यादव सर, आदरणीय यदुराज करोड़िया जी, आदरणीय अरुण अग्रवाल जी, आदरणीय हाजी वसीम अहमद जी के माध्यम से जिन्होंने एक चेन बनाया है, ऐसे एजुकेशन क्षेत्र में जिन्होंने क्रांति लाई है, ऐसे हम लोगों के अग्रज श्रद्धेय श्री ललन तिवारी जी को हम लोग अपना संरक्षक निवेदित करते हैं। हमारे बीच में कुछ पदाधिकारियों का हम लोग विभाग बदल रहे हैं, कुछ लोगों को ब्लॉक से ले रहे हैं जिले में। इस क्रम में अभी तक बरहनी ब्लॉक के अध्यक्ष रहे साधु थामस जी, कहाँ है? यहाँ खड़े हैं। अब से साधु थामस जी के जिम्मे विद्यालय प्रबंधक संघ का संगठन मंत्री का दायित्व होगा, जो जिला संगठन मंत्री का दायित्व होगा, जो महामंत्री चलूंगा इनका माल्यार्पण करके इस नए दायित्व के लिए उन्हें बधाई दीजिए। हम लोगों के बीच शकरडीहा के अब तक के अध्यक्ष रहे श्रीमान संजीव सिंह जी। बैठे संजीव सिंह जी कहाँ है? यहाँ जाइए। अब तक आप सकरडीहा ब्लॉक के अध्यक्ष थे, लेकिन आज से आपको जिला सचिव मनोनीत किया जाता है। जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन और श्री आशीष विद्यार्थी जी से आगे आपका माल्यार्पण कर आपका अभिनंदन करें। आप दोनों लोगों के ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व कार्यवाहक के रूप में तब तक आपको रहेगा जब तक आप नए ब्लॉक अध्यक्ष वहां निर्वाचित नहीं करा देते। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच अब तक जिला सचिव की
भूमिका निभा रहे श्रीमान इकबाल अहमद राजू जी यहाँ हैं। इकबाल अहमद राजू जी बहुत ही सक्रिय हैं। आज की सारा दारोमदार इंदौर का इंदौर का सारा इन्हीं के ऊपर था। अब तक आप ये जिला सचिव की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। आज से आप हम लोगों के जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। और राजकुमार जायसवाल जी आए हैं क्या? राजकुमार जायसवाल जी यहाँ हैं। आदरणीय राजकुमार जायसवाल जी, आप जब 2011 में हम लोगों का संगठन बना था तब भी आप जिला सचिव थे और बीच में हम लोगों का कुछ भ्रम हुआ, लेकिन पुनः आज से आपको जिला सचिव की दायित्व दी जा रही है। आदरणीय राज मुगलसराय दीनदयाल नगर के संयोजक रहे कृष्ण मोहन गुप्ता जी। कृष्ण मोहन गुप्ता जी कृष्ण मोहन गुप्ता जी, और अभी तक हम लोगों के बीच में जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। अब ये आज से जिला मीडिया प्रभारी का काम देखेंगे। आप कराइए तो साथ ही कराइए। हम लोग के बीच अब तक जिला कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे श्री राम सिंह यादव जी, जो थोड़ी पारिवारिक व्यस्तता के कारण अब तक आप जिला कोषाध्यक्ष के रूप में हम लोग पूरा समय नहीं दे पा रहे थे। अब से आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय के संयोजक के रूप में काम देखेंगे। आप हमारे करबिया जी आपका मार्गदर्शन कर इस जिम्मेदारी को उन्हें कुछ और दायित्व है जिसको भविष्य में हम लोग चर्चा करेंगे। उन दायित्वों पर मैं एक बार पुनः अपने सभी नए दायित्वधारियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे माननीय अतिथि जी जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, मैं उनसे आग्रह करूंगा अगर वो जुड़ चुके। लेकिन शिक्षा का जो सिस्टम चल रहा है उससे अभी भी अंदेशा ये है कि एजुकेशन अभी भी पूरी तरह से खुल पाएगी या नहीं, और तो वो किस स्थिति में होगी। क्या स्कूल संचालक अपने स्कूल्स को प्रॉपर्ली खोल पाएंगे? आर्थिक रूप से इस स्थिति में है। और विशेष करके मैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की भी आई है तो उसमें रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है सेंटर्स के फाउंडेशन से भी, निशा में उसमें पार्टनर था कि 70% देश के स्कूल 1000 रुपए से कम फीस पर चल रहे हैं। अब निशा ने भी एक आंदोलन कराया, एक डाटा बनाकर गूगल शीट तैयार की, जिससे ये आंकड़ा निकल कर आया कि 80% से ज्यादा स्कूल्स में पिछले साल का भी 25 से 50% बकाया है, जो अभी पेरेंट्स से लॉकडाउन हो जाने की वजह से नहीं मिला, क्योंकि हमारे ज्यादातर पेरेंट्स जो ग्रामीण बजट स्कूल जिनकी फीस कम है। और मैं बताऊंगा आपका भी, मैंने एरिया पूर्वांचल का बहुत घूम के देखा हुआ है कि आपके उल्टा आपकी जो स्थितियां हैं कुछ और तरह की है। किसी भी तरीके का टैक्स ना वसूला जाए, बिजली के लिए हम कह रहे हैं कि जो एवरेज चार्जेस है वो ना लिए जाए। प्रॉपर्टी टैक्स वो गाँव में नहीं होता है, सिटीज में होता है, लेकिन हमें हर स्कूल की समस्या को देखना होता है। तो जितने भी ये टैक्सेस वगैरह जो गवर्नमेंट ले रही है तो उसकी भी हमारी मांग है कि वो सरकार हमसे ना ले। इसी प्रकार आरडी की रिइंबर्समेंट को लेके भी जैसे आप लोग सभी यूपी में भी बहुत परेशान है, बहुत कम अमाउंट है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम मिलकर एक केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकता है कि राइट टू एजुकेशन के हमें अभी तक पैसे नहीं मिले। तो इस पे भी हमारी एक चर्चा जो है निशा के ऊपर चल रही है कि निशा की तरफ से ऐसा प्रयास किया जाए। अब फिर आपको ज्ञान होगा कि एक बार 8 पेरेंट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दी थी कि लॉकडाउन में कोई भी एक भी पैसा फीस जो है स्कूल को नहीं मिलनी चाहिए, स्कूल नहीं दे सकते। तो उस पर भी निशा ने कपिल सिब्बल जी को एडवोकेट करके बहुत अपने अच्छी पेमेंट देकर कपिल सिब्बल जी को खड़ा किया था, जिससे जो है हम उसको रोकने में भी कामयाब रहे। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर है, और उसके अलावा अगर आपकी प्रदेश स्तरीय भी कोई समस्या होगी और कहीं पर अगर धन की भी जरूरत पड़ जाएगी तो निशा से मैं आपको वादा दिलाता हूँ, जैसे
राजस्थान में जब केस था तो निशा ने खुद फंड कर राजस्थान के लिए केस लड़ा। ऐसे ही हमने आरटी की रिइंबर्समेंट को लेकर चेन्नई में भी केस फाइल किया, उत्तराखंड में भी निशा ने केस फाइल किया हुआ है। तो आपको अगर आपके संगठन को यहाँ पर जरूरत होगी, वैसे तो हम सब सक्षम है, लेकिन अगर ऐसी नौबत भी आती है कि कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि एसोसिएशन में लोग पैसा नहीं खर्च पा रहे, तो तब भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और आप भी अगर किसी भी तरह की जो भी प्लानिंग आप भेजेंगे कि आपकी ये समस्याएं हैं, तो उस पर भी हम मंथन करेंगे। वैसे तो कोई समस्या किसी भी प्रदेश की छूटी हुई नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भी हमने निशा ने केस फाइल किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी लखनऊ की भी एसोसिएशन हमसे जुड़ी हुई है, अपने महाराजगंज की भी एसोसिएशन जुड़ी हुई है, आगरा से भी एसोसिएशन जुड़ी हुई है, ऐसे यूपी की भी बहुत सारी एसोसिएशन जो जुड़ी है। तो आपके आने से भी और मजबूती होगी। और इस पे जो भी आपकी तरफ से कोई भी प्रश्न डाला जाएगा कि हमें ये समस्या निशा से हम ये हेल्प चाहते हैं, तो एडवोकेसी में निशा आपकी हेल्प करेगी। ये आपसे हमारा पूरा प्रॉमिस है। और दूसरा, आपको पूरी आपकी प्रॉब्लम्स को एक्सपोजर नेशनल लेवल पर भी देने में निशा आपका पूरा सहयोग करेगी। आपकी कोई समस्या नेशनल लेवल में भी आप उठाना चाहते हैं तो निशा उस पर आपका पूरा सहयोग करेगी। निशा का अपना हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर, आप जब भी दिल्ली आए आपको कहीं पर होटल में करना लेने की जरूरत नहीं है, अपना गेस्ट हाउस है, आप आके उस पर रह सकते हैं। निशा का अपना मैगजीन है, अगर आप अपनी कोई समस्या भेजते हैं, कोई आर्टिकल भेजते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, वो प्रकाशित हो सकता है। और उसके अलावा ये मैगजीन सारे आपके यूपी के सेक्रेटरी सबके पास जाता है। अभी पीछे आपने देखा होगा नवाचार में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक सम्मेलन किया था 2 दिन, तो उसमें सीआईआई, निशा और यूपी गवर्नमेंट पार्टनर तीनों ने पार्टनरशिप में किया था। तो वहां पर भी आपकी बातें उठाने में यूपी के उसमें चीफ गेस्ट थे, दिनेश शर्मा भी उसमें पूरा आधा दिन बैठे थे, 2 दिन का सम्मेलन था। अनुराधा शुक्ला जी ने पूरा 2 दिन बैठे रहे, तो आपकी वहां पर भी आवाज पहुंचाने में निशा ने पूरा काम किया था। तो निशा से आपको इन चीजों में बहुत मदद मिलेगी। तो निशा का एक फील्ड आप सबकी वजह से ही काफी बड़ा। इसी प्रकार निशा क्वालिटी के भी कार्यक्रम करती है। जैसे हमारा एक इंग्लिश बोलो कार्यक्रम है, आज के समय नीड है कि स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोल पाए, तो इस प्रकार का हमारा बिल्कुल फ्री कार्यक्रम है कि जिसको भी इस प्रोग्राम से जुड़ना है, कोई शुल्क नहीं। आप चाहे 1 लाख बच्चों को पढ़ाना चाहे तो 1 लाख बच्चों को फ्री है पूरे साल के लिए। ऐसे हमारा क्वालिटी एजुकेशन पे अपना क्वालिटी चार्टर है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया का आपने नाम सुना होगा, QCI। इसी प्रकार निशा ने अपना क्वालिटी चार्टर बनाया हुआ है। आप खुद अपने स्कूल की असेसमेंट, आपको ट्रेनिंग फ्री मिलेगी। ये सारा प्रोग्राम अगर आप मार्केट से लें तो 2 लाख रुपए एक स्कूल का पड़ता है, जो आपको टोटली फ्री मिलेगा कि आप अपने स्कूल की असेसमेंट खुद कर पाओगे, आपको स्कूल डेवलपमेंट प्लान मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ऐसे निशा के बहुत सारे कार्यक्रम इस पे जुड़े हुए हैं। अभी हम एक इंटरनेशनल मैथ्स का कंपटीशन भी कर रहे हैं, अगर आप उसमें भी जुड़ेंगे तो आप चाहे उसमें 20-50 हज़ार जितने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये 6 कंट्रीज का एक कंपटीशन है जिसमें ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया, ये 5 कंट्रीज का इंटरनेशनल कंपटीशन है। ये भी आपको फ्री प्रोवाइड होगा। तो ऐसे निशा में बहुत सारे कार्यक्रम जो है हम क्वालिटी के फ्री प्रोवाइड करते हैं। एडवोकेसी आपकी जहां पर भी जरूरत होगी, अगर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी कि आपके ही शहर में आकर आपके लिए खड़े होना, तो वहां भी होंगे। जैसे आपको पता होगा महाराजगंज में एक स्कूल को बंद कर दिया गया था, वो क्रिश्चियन स्कूल था। अगर आपको बात याद हो, एक क्रिश्चियन स्कूल का एक वीडियो लीक हुआ था और उससे उसकी अभी स्कूल को बंद कर दिया गया था। तो हम दिल्ली से महाराजगंज पहुंचे, वो नागालैंड की लेडी थी, क्योंकि नागालैंड में निशा का मेंबर है। उन्होंने कहा कि हमारे नागालैंड की एक लेडी है, क्रिश्चियन, वो स्कूल चलाती है बहुत अच्छा, और उसका स्कूल सरकार ने बंद कर दिया। हमने वहाँ पेरेंट्स से जाके मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सड़क पे उसके लिए धरना करवाया, और आज वो स्कूल दोबारा चालू हो गया, दोबारा गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो गया। तो निशा कहीं पर भी आप कहोगे तो आपके पास पहुंच के आपकी क्वालिटी, आपकी एडवोकेसी हर जगह पर आपकी मदद करने को तैयार है। तो मैं आपको पूरा, क्योंकि हम सब एक ही सेक्शन के लोग हैं, और निशा आप ही निशा है। कल से आप निशा में आएंगे तो निशा का एक महक मेंबरशिप जैसे 20,000 है। मैंने आपको भी बताया था, निशा का बजट देखेंगे तो साल का 2 करोड़ रुपए होगा। तो किस प्रकार से हम मैनेज करते हैं, जितने लोग प्राइवेट स्कूलों की क्वालिटी
सुधारना चाहते हैं उनको ढूंढते हैं, उनसे प्रोग्राम चलाते हैं, वो सारे प्रोग्राम का खर्च उनसे करवाते हैं और अपने स्कूलों की क्वालिटी को सुधारने का भी काम करते हैं। और जहाँ जहाँ एडवोकेसी कर सकते हैं वहाँ पर हर जगह पर एडवोकेसी करने का भी हम प्रयास करते हैं कि जिससे आपकी प्रॉब्लम प्रधानमंत्री तक, आपके मुख्यमंत्री तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। और कोर्ट का मैंने आपको बताया कि कोर्ट का कोई भी मामला, जैसे प्रद्युम्न का मामला आपको याद होगा, एक बार प्रद्युम्न का मामला आया था जब दरियान स्कूल में एक बच्चे की हत्या हो गई थी, तो बहुत सेफ्टी को लेकर नियम बन गए थे। तो मिनिस्टर ने उस समय खुद सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके उस नियम को बनने से रोका। अगर वो नियम बन जाते सेफ्टी के तो हमारे स्कूलों के लिए बहुत दिक्कत आती। तो मिनिस्टर ने उस पर पार्टी बनकर कि कोई ऐसी गाइडलाइन ना बना दी जाए कि जो हर स्कूल पूरा ना कर सके, उस पर इम्प्लीमेंट करके उसको भी रुकवाया। तो मेरा अब आप सबसे यही एक निवेदन है कि सभी जुड़े, अब ये समय है जुड़कर लड़ने का। तो विनय जी, मैं सारी आपकी कार्यकारिणी को बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो संगठन को मजबूत करने का काम किया है। तो आपकी आवाज में सुनने पा रहा हूँ, बड़ा खेल हो रहा है, तो आप अपने काम में जारी रखें। हमारी तरफ आप जो भी फोन पे जो आदेश हमें करेंगे तो पूरे देश के स्कूल आपके साथ खड़े होंगे, जहां पर आप आवाज लगाएंगे वहीं आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? मेरे भी और मौजूद सारे हमारे प्रबंधक गण के हमारे सदस्य सहनिया की तरफ से मैं आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में हम इसी प्रकार एक जगह इकट्ठा होकर आगे की हम जो भी कार्यक्रम हम लोग प्लानिंग करेंगे और खुलकर एक साथ एकजुट होकर आगे की हम कार्यक्रम को बनाकर आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। पधारने के लिए बहुत स्वागत है आप सभी का। सारे 85 विशिष्ट अतिथियों को भी बहुत बहुत नमस्कार। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। थोड़ा एक आज विद्यालय नगर परिषद में जो बात कही उससे मैंने निकलते हुए कहा कि सर ये आपको क्या लगता है कि जितने विद्यालय हैं सबके केंद्र में बच्चा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दो राय होती तो हम लोग मतलब अभी तक बंद करके आराम से बैठ गए होते और किसी को कोई बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं होती। तो बोले नहीं, वो बात आपकी सही है और आपको पता भी चल रहा है कि आप लोग की जो भी संभव है वो कर रहे हैं। बस एक बात है वो बोलने की है, तो उसमें उस कड़ी में यही है हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करके जितना अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाई दे सकें वो देने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा बस यही हमेशा वो रहा है, उद्देश्य भी और एक विचार भी यही रहा है। तो बस इससे ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि गाइडलाइन आ गई है, हम लोग अच्छे से उसको पढ़ें और उसका मूल्यांकन करें और आराम से बैठा जाएगा, क्योंकि अभी उस पर डिस्कशन करने का कोई माहौल नहीं, क्योंकि आज ही आई है। तो एक दो दिन में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं वो सबके साथ में नहीं जाएंगे और उसके बाद फिर अपने उसमें करेंगे कि सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधक संघ की जो आज बैठक जिस शिक्षा मंदिर में हो रही है, ऐसे देवतुल्य इस विद्यालय के प्रबंधक व्यवस्थापक की श्री चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हुए मंचासीन संगठन के जिलाध्यक्ष बड़े भाई विनय कुमार वर्मा जी, साथ ही समस्त मंचासीन सभी प्रबंधक भाइयों को सादर प्रणाम एवं समक्ष बैठे हुए सभी देवतुल्य प्रबंधक बंधुओं को भी सादर अभिनंदन वंदन प्रणाम करता हूँ। बड़ा ही सौभाग्य है कि हम लोग एक मंच पर एक साथ विद्यालय परिवार जो एकत्रित हुआ है, हम सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से बड़े भाई विनय वर्मा जी के सानिध्य में, आपकी देखरेख में जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ऐसे बड़े निशा जैसे बड़े संगठनों से हम लोग जुड़ रहे हैं, यह हम सभी का सौभाग्य है।
इसके लिए हमारे विनय सर बधाई के पात्र हैं, जो आपने ऑनलाइन बैठक करा करके हम सभी को जो हौसला बढ़ाया है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी लोग जब मिल करके ऐसे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक विनय वर्मा सर का साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे, तब कहीं जा करके हम सभी लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। जो मूल समस्याएं इसमें पूरे जनपद नहीं पूरे देश में चल रही है, यह सभी के समक्ष प्रकट है, कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो बैठक का मूल उद्देश्य है यह है कि हम लोग किस प्रकार से वर्तमान में आए हुए अस्थायी रूप से जो समस्याएं हैं इसका निर्वहन हम लोग कैसे करें, कैसे सामना करें, किस प्रकार से हम इससे घबरा कर नहीं बल्कि पूरी हिम्मत से काम लें। इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा का आयोजन किया गया है। शेष आप सभी के समक्ष बैठे हुए वरिष्ठ प्रबंधक आपको अवगत कराएंगे। और जहां तक हमारे संगठन की बात है, लोक विद्यार्थी शिक्षक एसोसिएशन संघ उत्तर प्रदेश जो जिला में संगठन चल रहा है, हम जिला उपाध्यक्ष होने के नाते विद्यालय प्रबंधन संघ के जिलाध्यक्ष विनय वर्मा जी से ये कहना चाहूंगा, आप दिन चाहे रात कभी भी आप हम लोगों को याद करेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संगठन के प्रति जो हम लोगों की यहाँ पर सोच है, सच में वैसा ही होगा। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर विद्यालय प्रबंधक संघ की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय और इस संगठन के जिलाध्यक्ष और महामंत्री अनिश सर, रवि सर और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यालय के प्रबंधक, आज के इस डिस्ट्रिक्ट सेमिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। मैं बहुत कुछ ज़्यादा न करते हुए इस संगठन के संदर्भ में, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य से मैं पिछले 1.5 महीने से व्यतीत हूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बस यही कहूँगा, संगठन एक ऐसा कार्य है जिससे कि संगठन के बदौलत हम बहुत कुछ ही हासिल कर सकते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी हों या ऊपर के जितने भी हमारे मंत्री अन्य लोग हैं, वो चाहते हैं मेरे हर एक कार्यों का सहयोग करने के लिए, लेकिन उसको हम सभी लोग उस कार्य को कराने का एक शैली संगठन के बदौलत यदि कराना चाहेंगे सिस्टम से तो निश्चित करा सकते हैं। यह सच्चाई है। जैसे गर्मी के दिनों में, छोटा सा उदाहरण दूंगा, गर्मी के दिनों में ठेले पर आप देखे होंगे, जब अंगूर बेचने वाला अंगूर बेचता है ठेले पर, और उस ठेले पर अंगूर को देखकर जो ग्राहक होते हैं जाते हैं, तो ठेले पर देखते होंगे कि अच्छे अंगूर गुच्छे में लगे होते हैं, और उस गुच्छों से कभी कभार टूट करके एक अंगूर ठेले के आगे की किनारे की तरफ आता है। जब कस्टमर जाता है तो सबसे पहले वह अच्छे अंगूर को गुच्छे में जो लगा रहता है उसको देख करके उसका भाव तय करता है। गुच्छे का भाव जो होता है 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये केजी होता है, और वही टूटा हुआ अंगूर का गुच्छा से जो एक दाना आगे होता है वह 25, 30, 40 के रेट से बिकता है। तो कीमत
जब गुच्छा में अंगूर लगा रहता है तो इसकी कीमत क्या होती है, और आगे बिखर करके जब आगे आता है ठेले पर तो उसकी कीमत क्या होती है। यह संगठन के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी सीख है हम लोगों के लिए। और मैं सच्चाई, एक मिनट मैं सर मैं लूंगा, जो चीज मैं सिर्फ थैंक्स कहना चाहूँगा अपने विनीत वर्मा जी और अनिल साहब, इन लोगों ने 2-3 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत की है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमें बहुत अच्छा लगा नो डाउट, और इंशाल्लाह आगे पूरी कोशिश रहेगी कि हम सब मिलकर आगे के लिए जो भी रणनीति है उसको हम मिल बैठ कर करें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग ने एकजुट हुआ कोरोना के लिए, सारी समस्या है, लेकिन थोड़ी बहुत सारी जो समस्या शायद मेरे साथ व्यक्तिगत है, मैं चाहता हूँ जो संगठन बना, बहुत सारे यहाँ पुराने विद्यालय वालों को बहुत जानकारी है, नए विद्यालय जो भी उनको कुछ जानकारी बहुत कम है। जैसे आप ट्रांसपोर्ट चलाते हैं तो ट्रांसपोर्ट स्कूल का है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेते, उसका रूल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेते कि नहीं लेते, स्कूल कहाँ तक इसकी जिम्मेवारी लेती है। इस चीज को भी संगठन अपने पास सारा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कराए कि लीगल रूप से हम कितना तैयार हैं। तो मैं इस जिम्मेवारी संगठन पे देना चाहूँगा कि जब आप हमसे जोड़ते हो, हमसे सारा काम, हम पुराने ब्लॉक के संयोजक हैं, सर का कोई भी फोन आता है हम उससे एक्टिव होते हैं, एक स्कूल के पास जाते हैं, अपने अध्यक्ष महोदय को लेकर, अपने महामंत्री जी को लेके, सारे लोगों को जो भी दिशा निर्देश होता है हम लोग उसको तहे दिल से पालन करते हैं। तो हम लोग जो स्कूल चला रहे हैं, स्कूल कहाँ तक हम लोग सही है, पहले तो लीगलिटी पॉइंट पे हम लोग को एकजुट होना चाहिए, कहाँ हम फॉल्ट, कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांसपोर्ट एक बेसिक समस्या है सबके साथ, किराए कम मिलते हैं। कल मेरी बात सर से हुई, स्टूडेंट मंत्री के सर प्रिंसिपल हैं, तो उनसे बात होने के बाद जो है मैंने उनसे ये कहा कि सर आप लोग तो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है, हमारे यहाँ से लोग छूट गए थे, वो मेरी कमी थी, मैं सर को दोष नहीं करूँगा, क्योंकि हम सब लोग, जैसा अभी DRS सर कहते एक बात है कि केंद्र बच्चा होना चाहिए, अगर केंद्र बच्चा नहीं होता तो आज हम लोग किसी और प्रोफेशन में, और इतनी दिक्कतों के बाद भी हम सब लोग इस आज की डेट में ऐसा फील होता है कि अगर कोई व्यक्ति स्कूल चला रहा है तो वो एक क्राइम कर रहा है, चाहे वो शासन के अधिकारी हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे कुछ ऐसे लोग जो हमारे विद्यालय से जुड़े हैं, वो ये सोचते हैं कि ये लोग एक क्रिमिनल की तरह जो है काम करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास अपने प्रेशर के लिए जाएं, और इस मंच के द्वारा मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इकट्ठे होकर के, क्योंकि हमारे मतभेद अलग अलग हो सकते हैं, हमारा विचार अलग हो सकता है, आपका विचार अलग हो सकता है, लेकिन अखंडता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही तो मेरे देश की जो है एक बहुत बड़ी कह सकते हैं पहचान है। हम लोग कई चीजें सोचते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है कि हम शिक्षा को बहुत ही कम लागत में, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो यहाँ हैं उपस्थित एक बजट स्कूल के को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप बजट स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बहुत ही कम पैसे में जो है उसी शिक्षा को देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है मोर और लेस सेम है। तो हमारे साथ ऐसा मतभेद क्यों, हमें मेन स्ट्रीम से क्यों अलग कर दिया? उसका एक रीजन मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग यूनाइटेड नहीं, और इस फोरम के द्वारा मैं सर आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने सबों को इकट्ठा किया, और आशा नम्र निवेदन एक छोटे भाई की हैसियत से मैं करना चाहूँगा कि इस संगठन को और मजबूत करते जाए,
क्योंकि जैसा सर ने भी कहा, भूषण सर ने कहा कि 80 to 90% स्कूल जो हैं वो छोटे स्कूल्स हैं, बजट स्कूल्स हैं, उनको मुख्य धारा में क्यों नहीं जोड़ा? और उसको मेरा मतलब अंदर से ये विश्वास और मानना और मेरा एम यही रहेगा कि मैं सर को हमेशा बोलता रहूं, प्रोत्साहित करता रहूं कि प्लीज जो छोटे बजट स्कूल्स हैं उसको आप मुख्य धारा में जोड़ें। आपकी जो समस्याएं हैं हम लोग आपके पास लेकर के आए, उसका एक सही रिड्रेसल मिले, क्योंकि हमारे पास कोई एक अच्छा फोरम नहीं है और विद्यालय प्रबंधक संघ जो फोरम हम लोगों को मिला है, मैं चाहूंगा इसको हम और भी बड़ी ऊंचाइयों पर ले। वाइस प्रेसिडेंट सर, रिस्पेक्टेड रवि सर, आशीष भैया, एक्चुअली मैं बड़ा नर्वस था। अभी मैं रवि सर से कह रहा था कि सर मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को बोलने से रोक भी नहीं पाया। कारण ये है कि संगठन के लिए मायने क्या रखता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले मेरे नाना जी का स्वर्गवास हुआ, मैंने उनको मुखाग्नि दी थी, लेकिन स्पेशली आज की मीटिंग के लिए मैंने वो किसी पैसे उतारा जाता है, उतार के मैं इस मीटिंग के लिए आया हूँ। कारण क्या, मैंने मैसेज भी किया था ग्रुप में 2 दिन पहले कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आया। कारण क्या है कि ये संगठन मुझे हिम्मत देता है, जिस हिम्मत की मुझे आवश्यकता है विद्यालय चलाने के लिए। मैं पिछले 4 वर्षों से अपने पिताजी के विद्यालय के संग जुड़ा हुआ हूँ और 4 वर्षों में कम से कम 40 ऐसे मौके आए जब मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया, क्योंकि समाज की जो धारणा है हमारे प्रति, समाज हमें क्या सोचता है, हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्या उस सामाजिक कार्य करने के नाते हमें एक अच्छा जीवन जीने का हमारे पास हमारा अवसर नहीं है? हमें नहीं जीना चाहिए, लेकिन उस सामाजिक कार्य को करते हुए जो हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं उसको देख के लोगों में एक अवधारणा है कि हम लूट रहे हैं, जबकि उसके पीछे हमारी मेहनत को कोई नहीं देखता। जिस विद्यालय को हमने खड़ा किया है, जो शिक्षा हम दे रहे हैं, अगर बोला जाए एक लाइन में तो इस चीज में सरकार भी पूरी तरीके से विफल हुई है। जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, सरकार खाना देती है, कपड़ा देती है और अपने को बुलाती है कि आओ मुफ्त शिक्षा देंगे, और हम पैसे देके भी बुलाते हैं, लोग तत्पर भी आते हैं शिक्षा लेने। इसका मतलब हमने इतनी मेहनत की है, वहां पे हमारे में वो क्वालिटी है। नहीं तो शिक्षा का इतना कम महत्व है, बच्चे घर पे पड़े रहते हैं, जाते नहीं है विद्यालय। और रही बात बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, तो विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चलता है। अपने अगल बगल देख लीजिए, कई ऐसे विद्यालय होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, 1 साल चलने होंगे, 2 साल चलने होंगे, 5 साल चलने होंगे, 6वें साल से वो खंडहर बन गए। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे क्षेत्र में 2 विद्यालय है। तो विद्यालय, मैं आपसे एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, कई तरह के लोग काम करते हैं, लेकिन हम जब काम करते हैं ना तो हमारी समाज में एक छवि बनती है, हम समाज में उस छवि को बरकरार करके रहते हैं। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें रहता है कि हम शिक्षक हैं, जैसी छवि हम प्रस्तुत करेंगे बच्चा वही छवि सीखेगा। तो ये सारी जिम्मेदारियों के साथ हम व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में जो भावना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लूट रहे हैं। तो इस भावना को खत्म करना होगा। कभी कोई इंसिडेंट हो जाए, एक अभिभावकों से अलग है, शिक्षकों से अलग है, अभी आपका कोई मैनेजर है, किसी शिक्षक से अगर कोई बात हो जाए, सारे शिक्षक जो हैं उनकी जो दिली इच्छा रहेगी वो एक तरफ से सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट शिक्षक का ही करेंगे, मैनेजर का नहीं करेंगे। हम छात्र भी रहेंगे ना तो वो भी कहेंगे तो स्कूल वाले हैं, चलो शिक्षक हमारे जो है ज्यादा आती है। तो हमारे प्रति वो धारणा है, क्योंकि हमने उसको बहुत मेहनत से बनाया। मेरे पिताजी ने जो विद्यालय चालू किया था 2 कमरों में चालू किया था, धीरे धीरे करते करते 1000 बच्चे पढ़ते हैं, इतना कंस्ट्रक्शन का है, तो बहुत मेहनत लगती है। 25 सालों की तपस्या है, पूरा जीवन उन्होंने अपने विद्यालय के लिए दिया। और आज भी हमारी फीस क्या है, 350-400 रुपए फीस है। इस फीस में हम शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी 4 साल में मैंने आपको बताया 40 ऐसे इंसिडेंट हो गए जिसमें मैंने अपने आप को अकेला समझा। जब मैं इतने कम पैसे में शिक्षा दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, then also I am feeling alone. Then what is the profit of running a school? Do I not? क्या मुझे एक अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है? इसीलिए मैंने कहा कि संगठन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब भी मैं विनय सर को देखता हूँ, आशीष भैया को, रवि सर का जब भी मार्गदर्शन मिलता है तो मुझे हिम्मत सी प्रदान होती है और मुझे लगता है नहीं, विद्यालय चलाना चाहिए। तो मेरी पहली मुलाकात हुई थी रवि सर से, तो मैं उनसे पूछे क्या करना चाहता हूँ, कि पिताजी विद्यालय चलाते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ लीगल सर्विसेज की तैयारी के लिए बाहर निकल जाऊँ। अभी मेरा LLB कंप्लीट हुआ, लेकिन रवि सर ने मुझे मोटिवेट किया और उस मोटिवेशन का मुझ पर बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ा।
और इस संगठन से, क्योंकि कोरोना में ऐसी स्थिति है हमारे ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, सबकी समस्याएं हैं, सबका संगठन है, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। अभी जब मैं जो निशा के हेड थे, जब वो बात कर रहे थे कि विद्यालय की गाड़ियों के बारे में जब बात कर रहे थे, इसके लिए हम लोग केस दायर किया जाएगा, मैं भी इसके बारे में सोच रहा था, क्यों हम पैसा देंगे? हमने वो अपने प्राइवेट इस्तेमाल के लिए नहीं किया। आज अगर हमारे घर में शादी हो और हम अपने घर वालों को बैठा के गाड़ी चाहे एक जिले से दूसरे जिले लेके जाएं, तो सरकार उसकी अनुमति हमको नहीं देती है, कहिए बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए है। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट हमसे लेगी, मतलब जब उनका अपना मतलब हो तो इंटरेस्ट हमसे लेंगे, हमको छूट नहीं देंगे। और जब हमारा मतलब हो तो नहीं, आप भाई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं, आप उस बस को रोड पे नहीं चला सकते। तो आप ही गवर्नमेंट है, आप ही की संस्थाएं बैंक भी हैं, आप ही की संस्थान विद्यालय भी हैं। अगर आप पीली गाड़ियों को परमिशन नहीं दे सकते हैं रोड पे चलाने की, अगर आप पीली गाड़ियों को रोड पे चलाने की परमिशन नहीं देते हैं, आप मना किए हुए हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता, आपको हमारे जो इंटरेस्ट आप लगा रहे हैं उसको माफ करना ही चाहिए और हमको छूट देनी चाहिए। वास्तविक में एक साल हमारी गाड़ी रखे पुरानी हो रही है, और कोई विद्यालय जो होता है उसका बजट होता है, ऐसा नहीं है। आप जितने भी हो, चाहे ये ग्लासर हो, कोई भी विद्यालय छोटे स्तर का हो, बड़े स्तर का हो, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखता है, वो अपनी सारी पूंजी पहले से ही लगा देता है, साथ में जो उसका मुनाफा विद्यालय से होता है उसको भी विद्यालय में ही लगाता है, कोई बैंक में पैसा रख के नहीं काम करता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये संगठन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और मुझे बड़ा विश्वास है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी तो कम से कम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला, मैं बहुत छोटा हूँ, आप लोग तो बहुत अमूल्य है, मैंने ऐसे 40 इंसिडेंट है, आप लोग के साथ 4000 ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, तो मुझे विश्वास है और इसीलिए इस संगठन को मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, और इस प्यार भविष्य को हम लोगों के आत्मनिर्भर परमंडली अनिल सर जी, आज की इस कार्यक्रम के इस जनपद के अध्यक्ष विनय सर जी, हमारे उपाध्यक्ष अंजलि सर जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबंधक बंधु, जैसा कि संगठन किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी विकास के लिए संगठन का मजबूत होना अति आवश्यक है। मुझे ये देखकर बहुत हर्ष हो रहा है कि आज बहुत दिनों के बाद हमारे जनपद के इतने प्रबंधक एक साथ एकजुट हुए हैं कि एकजुटता हमें ये मैं आपको बताऊं कि कोई भी संगठन जब बनता है तो उसके निर्माण के पीछे, उसकी नींव में लाभ ही छुपे होते हैं, हानि कहीं नहीं होती। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो अतीत में इस संगठन के द्वारा हुआ, जो वर्तमान में हुआ, उसे हम एक बार छोड़ दें तो विनय जी के आदेश से मैं कहना चाहूंगा और महामंत्री के आदेश से कि हमारी पाइपलाइन में आगे क्या, हम आगे इस संगठन की बदौलत क्या कर सकते हैं। देखिए, इस महामारी में आप समाज के एक विलेन के तौर पे आपका चित्रण हुआ, अभिभावकों ने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आपके खिलाफ आवाज उठाई, और सच ये है कि आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति समाज के रहे जो विलेन की तरह चित्रण किए गए, जबकि आप ये जानते हैं कि आप इस समाज को क्या कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि आंकड़ा कहता है कि 47% इंडिया के बच्चे इसमें आइए ना, 47% बच्चे जो इंडिया में हैं वो हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर उन 47% बच्चों के उन विद्यालयों का सहयोग अगर सरकार को न मिले तो क्या सरकार सक्षम है कि उन 47% बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन परिणाम क्या हुआ, इस आपदा में आपके लिए कोई कोष नहीं निर्धारित किया गया, जबकि सारे विभाग सारे समाज के वर्ग के लिए कुछ बनाया गया। देखिए, जो कहा गया, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। मैंने कहा कि संगठन सहयोग के लिए बनता है, संगठन किसी विरोधी विचारधारा से नहीं बनता। छोटे छोटे एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरे बीच में एक सीबीएसई का एनसाइक्लोपीडिया है, अरविंद मिश्रा, अरविंद तिवारी पीछे बैठा हुआ करता है। एक ऐसा बंदा है जो आपके लिए हर वक्त हर व्यक्ति के एक फोन पर आपको सहयोग दे सकता है सीबीएसई के बारे में अगर कोई जानकारी आपको चाहिए।
तमाम लोग सीधे से जुड़े। आप जो लोग इस राह में चल निकले हैं, हम उनके लिए एडवाइजर के तौर पे खड़े हो सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करने के लिए खड़े हो सकते हैं कि कैसे फाइल बनती है, कैसे आपको फाइल मूव कराना है, कैसे अधिकारियों से मिलना है, कैसे क्या करना है। ये सहयोग है, ये संगठन का सहयोग आपको मिलेगा। इसके बीच में आपको किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज एक दूसरे की मदद, चाहे वो कोई भी हो, एक दूसरे की मदद आसानी से कर सकता है। दूसरी चीज ये कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि आपका वाहन जो आप स्कूल में चलाते हैं वो फायदे में चलता है? कोई व्यक्ति वाहन उठाए कि अगर आपका वाहन फायदे में चलता है? जी नहीं। आप प्रति वाहन 5 से 10 हजार रुपए अपने गाड़ी में अपनी जेब से खर्च करते हैं। ये सभी करते हैं, ज्यादा लगता है। अगर किसी ने 10 गाड़ियां रखी है तो ये मान के चलिए कि पर मंथ 50,000 रुपए उसको स्कूल से अपनी जेब से गाड़ियों के मद में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह की चीजें हैं। उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं और कंपटीशन की भावना में, रवि सर हंस रहे हैं क्योंकि इन चीजों पे हमारा डिस्कशन पहले हो चुका है। मैं बता रहा हूं कि पाइपलाइन में क्या है। हम वाहन का जो किराया लेते हैं वो कंपटीशन पे हद तक इतना गिर जाते हैं कि एक ही जगह से जाने वाला 2 स्कूल कोई 400 रुपए दिलाता है, कोई 700 रुपए दिलाता है। हम इसको कैसे सुधार सकते हैं? इस संगठन के माध्यम से सुधार सकते हैं। संगठन एक निश्चित कर दे और संगठन को मानने वाले ये निश्चित कर दे कि हम पर किलोमीटर इतना रुपया किराया वसूलेंगे। उस दिन आपका स्कूल, आपका वाहन घाटे में चलना बंद हो जाएगा। होता ही नहीं। आपको बताऊं, शहरों का स्कूल इसी बिना पे चलता है कि उनका पर किलोमीटर रेट तय है, इसलिए वो घाटे में कभी नहीं है। दूसरी चीज ये, आप कहते हो कि हम स्कूल से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बना दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी फीस 400 रुपए है। भाई ने कहा नहीं, आप इस संगठन के माध्यम से अगर संगठन की बात मानते हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला व्यक्ति, एक लेवल का व्यक्ति अपनी फीस तय कर ले कि हमें नर्सरी से इतने पैसे लेने हैं, क्लास 1 से इतने पैसे लेने हैं, क्लास 10 से ये पैसे लेने हैं। मैं खुद उनमें से मैं 1100 रुपए में क्लास 10 कराता हूँ। मेरे अगल बगल के विद्यालय, हमें लगता है कि अगर जोसेफ साहब बता सकेंगे, 2000 ये एक नॉर्मल सा रेट है। क्लास 10 कम से कम 2,000 रुपए मंथ से कम फीस हो ही नहीं सकती। आप बताइए, मैं बेवकूफों में से आपको इसलिए बता पा रहा हूं ये बात कि ये आगे की पाइपलाइन में है। हम ये तय करेंगे कि हम क्लास वाइज कितनी फीस लें। मैं ये नहीं कहता कि किसी के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई 4 कमरों में या 10 बाई 10 के कमरे में चलाता है तो वो ये काम कर सके, संभव नहीं। लेकिन अगर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम लेवल के स्कूल में हम चल रहे हैं तो हम ये तय कर सकते हैं। दोनों बातें करें, या एक ब्लॉक के लोग या सारा जिला एक फीस फिगर पे काम करेगा, आप घाटे में नहीं रहेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप आने वाले भविष्य में संगठन के माध्यम से बहुत आसानी से प्राप्त कर सके। हम नहीं कर पा रहे, आप अकेले हैं, नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैंने एक चीज देखा कि जब तक इस संगठन में मैं एक्टिव नहीं था या संगठन एक्टिव नहीं था, मैं अनिल झा साहब से बहुत कम बातें कर पाता था। कुमार रवि को मैं जानता तक नहीं था, वसीम भाई से मैं परिचित नहीं था, सिंह साहब से मैं परिचित नहीं था। आज ये आवाज है कि मैंने रफीक सर को जानता है, रफीक सर को मैंने एक एडवाइस दी, मैं कहीं उनके काम आ सकूंगा तो मैं खड़ा रहा होगा। तो हम सब एक दूसरे को जानने लगे, और जानने से क्या होता है कि मनभेद कम होता है। मतभेद हो सकता है 24 लेकिन मनभेद नहीं होगा। 24 चाहे विद्यार्थी लोग विद्यार्थी हों, लेकिन मैं इनको अजीज के तौर पर और उसी निगाह से देखता हूँ। मेरे मन में इनकी छवि बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी और क्यूट छवि है। मैं निर्विवाद रूप से इस बात को कहता हूँ। मैं शाहनवाज सर की मूंछों को फिदा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि हम सब व्यक्तिगत तौर पर क्यों अलग, संगठन अलग हो सकता है, लड़ाई एक है। तो इसलिए अगर हम ये कोशिश करें शाहनवाज भाई या चौबे जी कि हम लोग जो बातें 4-6 दिन पहले किए थे, हम एक
साथ खड़े हैं, मुद्दों पे एक साथ खड़े हैं। संगठन अलग हो, नाम अलग हो, आप सदस्य अलग हो सकते हो, लेकिन अगर स्कूल हित की बात हो तो हम एक मुद्दे पे खड़े हो, ऐसा वचन मैं आपसे जरूर देना चाहता हूं। इस महामारी में आपने देख लिया कि आपके साथ अभिभावक नहीं खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। जिन अभिभावकों को आपने ये मौका दिया होगा कि भाई आशीष विद्यार्थी भाई मैं 6 महीने की फीस नहीं दे पा रहा हूँ, बाद में दे दूंगा, वो साल भर की फीस लेके बैठा है और इस महामारी में मैं याद कर रहा हूँ तो वो मेरे पास फीस लेके नहीं आ रहा। तो ये समाज सेवा या चैरिटी एक सीमा में बंद, इसे सीमित करें। चैरिटी से स्कूल नहीं चलता। हमारे ब्लॉक में हम आपको होता है, हमारे पैसे में हम जोसेफ साहब को आइडियल मानते हैं। मैं कहता हूँ लोगों से कि जोसेफ साहब थोड़ा सा सोशल नहीं है, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, लेकिन उनसे हमें सीखने की जरूरत है। और मैं कभी आऊंगा उनके कार्य में या उनके चरण पकड़ के, वो जाति के ब्राह्मण भी है, मैं उनसे एक मंत्र लूंगा। इनके पास हमारे इलाके के सबसे बढ़िया स्थल है। क्यों है, क्या करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। एक मानसिकता हम लोग के अंदर होती है, छोटा स्कूल बड़ा स्कूल। कौन छोटा कौन बड़ा, आपके डेजिग्नेशन के आगे लिखा हुआ प्रबंधक, हम समझते हैं ये काफी है। इसके बाद में कोई छोटा रह जाता है और नहीं कोई बड़ा रह जाता है। आइए हम लोग आह्वान करते हैं, हम आपका आह्वान करते हैं कि हम एक छतरी के नीचे रहें और एक दूसरे की मदद की भावना रखें। देखिए छात्र, हमारा 4 छात्र उनके विद्यालय में जाएगा, 4 छात्र उनका में, ये कोई अदालत का विषय नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल दो, जो महामंत्री बैठे हो, 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा और इनका स्कूल है। शुरुआती दौर में ये मेरे इमीडिएट राइवल थे, ना ये मुझे पसंद करते थे और ना ही मैं कमोबेश कुछ को बहुत अच्छे से लेता था। आज ये मेरे लंगोटिया यार है, मैं इनके घर में अधिकार के साथ घुसता हूँ, ये मेरे घर में अधिकार के साथ घुसते हैं, ये मेरे होली में आते हैं, मैं ईद में जाता हूँ, और जब तक नहीं करता हूँ ये मनोभाव पैदा कर दिया। मैं उपदेशक नहीं हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ। ये आम चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो नहीं। मैं आवाज करूंगा जहां साहब से भी, वो हमारे स्कूलों में आए, हमारी कमियों को इंगित करें, हमें कुछ सबक दें। रवि साहब से कहूंगा, मेरा विनय बिहार से मेरा बहुत ही पुराना, मैं बड़े भाई की तरह इनको इज्जत देता हूँ। दैनिक जागरण का हमारा दोस्ताना है और आज भी मैं इनके बिना अपने आप को सोच नहीं पाता या संगठन को नहीं सोच पाता। ये अपरिहार्य है। जिस व्यक्ति ने 2011 से इस संगठन को आज यहाँ खड़ा किया कि हम यहाँ बैठ के निशा के अध्यक्ष से बात कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का ही है, वह है नियम। वो जुझारूपन, वो संघर्षशीलता न मुझ में है न किसी में। कई संस्थानों को चलाते हैं, इनका एक बहुत बढ़िया मंच है, चेतना मंच। मैं गुजारिश करूंगा जो सक्षम होंगे, मैंने इनसे कहा, मैंने अपनी तकलीफ बताई, यार मैं चाहता हूं आपसे जुड़ना, नहीं पहल कर पा रहा। इनका एक चेतना मंच है जो केवल समाज के गरीब वर्गों के लिए काम करता है, अब बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से काम करता है। मैं ये भी आह्वान करूंगा कि जिंदगी में आपने बड़ी दौलत कमाई, बड़े पैसे कमाए, प्रयास करिए कि उसमें से एक ज़कात के तौर पे हम कुछ परसेंटेज जो निकाले जाते हैं इस काम के लिए। थैंक यू। अध्यक्ष जी, जो हमारे नज़र में शानदार भी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि तमाम लोगों को इन्होंने जोड़ने का काम किया, और जोड़ में जो ताकत होती है वो आपको किसी और चीज़ों में नहीं नजर आए। बहुत सी चीज़ें सामने आई, आज हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और यकीनन यहाँ से कुछ हमको लग रहा है कि संगठन के जरिए एक ऐसी अलग जगह है कि पूरे सब समाज की दशा और दिशा दोनों बदली। यहाँ आज हम लोग बैठे थे सीखने के नियत से, एक दूसरे की तकलीफ बांटने के नियत से और एक दूसरे की तकलीफ को कम करने के लिए। नियत बिल्कुल साफ था कि जोड़ पैदा करें, और एक ऐसी अलग जगह है कि हमारे संस्था की दशा और दिशा दोनों बदले। अभी हम देख रहे थे अध्यक्ष जी के बगल में एक वो शब्द लिखा था, अमन नियम प्रवृत्ति गणला न चेतसाम उदार चरित्र नाम वसुधैव कुटुंबकम।
ये मेरा है, ये तेरा है, ये उदार चरित्र वाले लोग नहीं करते हैं। उदार चरित्र वाले जो बड़ा लोग होते हैं वो पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं और सबको जोड़ के लेके चलते हैं। तो जो संगठन में जो बड़े लोग हैं, जिसकी बड़े संस्था है, उसका फर्ज बनता है कि छोटी संस्थाओं की हिफाजत करे और उनको ले चले। अगर जिस दिन हम लोगों के जहन में ये बात बस जाएगी कि ये मेरा भाई है और इसका हर दुख मेरा है और सुख मेरा है, उस दिन किसी समस्या का आपके सामने रही नहीं जाएगी, हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोग संगठन सिर्फ रोशनी दिखाने के काम करने के लिए बनाते हैं। संगठन का काम यह है कि जैसे एक लालटेन में कालिख लग गई और कालिख लगने के बाद रोशनी को बढ़ाइए तो बाहर नहीं निकलती है, लेकिन जब हम उस कालिख को साफ कर देते हैं ग्लास से और रोशनी बढ़ाते हैं तो पूरी रोशनी बिखर जाती है। संगठन का काम कम रोशनी में भी ज्यादा प्रकाश देने का है। तो संगठन कितना इंपॉर्टेंट है अब आज हमने सीखा भी और आपके बीच में जो हो सका हमने बयान करने की कोशिश भी करी। हमने ये देखा कि तमाम अधिकारी गढ़ आने का चाह रहे हैं कि संगठन से जुड़े और आपके साथ चले। अभी हमारे अध्यक्ष जी और हमारे बड़े भाई अनीस भाई सुबह से इस चीज में लगे थे कि हम लोग बेहतर माहौल बनाएं और अपने संगठन को कितना ताकतवर बनाएं कि वो दूसरे के मुकाबले बेहतर तरीके से वो खड़ा हो जाए। इस दरमियान हम लोगों को लगातार सुबह कमिश्नर साहब से भी बात हुई, डीएम साहब से भी बात की, सभी लोगों ने दुआएं दिया। हमने एक बड़ी और जोड़ी अध्यक्ष जी के बगैर इजाजत हमने केरला के गवर्नर साहब से भी बात आज सुबह उनके मोबाइल पर से हुई। उन्होंने कहा कि जोड़ में ही बेटा ताकत है और यकीन मानिए अगर ये लेटर आप कल दिए होते, आज संडे ना होता तो मेरा भी आपके सामने ये जो है कमिश्नर साहब की तरह नजर आता। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि हमारे अध्यक्ष जी के अंदर इतना प्रकाश है कि कोई अंधेरा में रह ही नहीं पाएगा। ये जोड़ने का काम करते हैं और पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक ये इनके निगाह पे सभी लोग मौजूद हैं और देख रहे हैं। मैं बस यही कहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, ये जो हमारा विद्यालय है या प्रबंधक है, हम लोग जो है अगर जिस दिन ये समझ लें कि हम यहाँ के मैनेजमेंट हैं या इसके मालिक हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। असल में विद्यालय के असल दायी का काम हम लोगों का है। इसलिए गार्जियन अभी अभिभावक वो बात हमने डीएम साहब के सामने भी रखा। देखिए कोई गार्जियन अपने औलाद का, अपने बेटा का सिर्फ गार्जियन बन सकता है, बाप बन सकता है, माँ बन सकती है, लेकिन हम लोग जो कैंपस में जो है माँ और बाप दोनों का रोल अदा करते हैं। अगर कोई बच्चा कैंपस में गिरता है तो हम बढ़ के तुरंत पहले उसको उठाते हैं, माँ का रोल अदा करते हैं और कहीं आप देखिएगा कि बाप का भी रोल अदा करते हैं। हम 6 घंटे में उसके माँ और बाप दोनों का अदा करते हैं। उसके बाद भी हमारे ऊपर सवालिया निशान क्यों है, लेकिन आप इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी मुकाम पर फेल नहीं हो सकते। किसी ने कहा है अगर अच्छी सोच, अच्छी सोहबत, अच्छी आदत हो इंसान के अंदर तो वो बेहतरीन मुकाम पा सकता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग को बेहतरीन मुकाम पर ले जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हम लोग की कामयाबी, हम लोग को जो इज्जत मिलता है हमारी नीयत की वजह से मिलता है। आज मैनेजर साहब से पूछ लीजिए, अभी बहुत से ऐसे मैनेजर साहब जो हमने देखा है कि वो खुद इतनी मेहनत करके अपनी जो है बुलंद मुकाम पाए क्योंकि उनकी नीयत साफ थी। सामने वालों को नेक नियति से वो देखते थे, अच्छी निगाह से देखते थे। हमेशा मैनेजमेंट सामने वालों को एक अच्छी निगाह से देखता है, कभी उसने फर्क अपने जेल में लाने की कोशिश नहीं की। और विद्यालय को हमेशा इस अंदाज में हम बस एक पट्टी में अपनी बात करते हैं, ये विद्यालय ऐसा है जो कांटों पे खिलता है, सोलों को भी जलता है, लही एक ऐसी फूल है जो पूरे मुल्क की तकदीर बदलता है। तो इससे हम बच नहीं सकते।
हमें नेक नियति से जोड़ पैदा करके आगे बढ़ना होगा और एक ऐसी अलग जगाना होगा जो पूरे सर समाज की दशा और दिशा बदल दे। फिर से मैं सबका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसे बेहतरीन लोग से आज हमें मिलने का मौका मिला, और मैं अध्यक्ष जी और अनीस भाई और अपने गार्जियन गुरु जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग की जो सोहबत हमें मिली है, यकीन हमको अब है कि इंशाल्लाह हम आगे बेहतरीन मुकाम पर पहुंचेंगे। शुक्रिया। व्हाट्सएप के थ्रू देख रहे हैं, एक अभिभावक संघ है जो इस कदर आमादा है कि लीगल नोटिस भेजने के लिए तैयार है। हमें अपने संगठन को भी इसके लिए तैयार रखना होगा और संगठन इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, ऐसा आश्वासन हम संगठन की ओर से चाहते हैं कि अगर किसी भी विद्यालय को किसी भी तरह की लीगल नोटिस किसी वकील के द्वारा जारी की जाती है तो हमारा संगठन भी कम से कम एक वकील इस तरह से हायर करे जो उस लीगल नोटिस का रिप्लाई दे सके। बाकी गाड़ी वगैरह की सारी चीजें। सम्मेलन के दो लक्ष्य होते हैं, एक होता है संगठनात्मक। विनय जी ने कहा कि शुभ नारा लगाया, हम हैं, और सम्मेलन का लक्ष्य हो जाता है कि हम एक हैं। हम हैं टुकड़ों टुकड़ों, लेकिन सम्मेलन जब होता है तो वो हो जाता है हम एक। और मैंने महसूस किया कि यहां पे जितने लोग बैठे हैं वो हम हैं तो हैं, लेकिन सभी लोग एक मुझे नजर आए, ये बहुत बड़ी। दूसरी बात, हर संघ का, हर संगठन का एक लक्ष्य है। विद्यालय प्रबंधक संघ की बुनियाद से मैं जुड़ा हूं और इसका भी एक लक्ष्य है। उस समय भी 11 में भी एक लक्ष्य था, बहुत बड़ा झंझावात था उस समय जिसको हम लोगों ने फेस किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों तक हम लोगों ने फेस किया। आज उस तरीके का वातावरण नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। जितना एंटागोनिस्टिक माने आक्रामकता प्रशासन का था उस समय के आक्रामकता का आज 50% भी नहीं। ईमानदारी से बोला, एक भोगा हुआ सच है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को मुकाबला या हम लोगों की तैयारी प्रशासन के खिलाफ नहीं, बल्कि हम अपने उन बच्चों के अभिभावकों के सामने खड़े कर दिए गए। आज बात आई थी अभिभावक संघ की, उन लोगों ने कल एक कार्यक्रम रखा है और जानते हैं कहां रखा है? मेरे घर के ठीक सामने मेरे घर के सामने। हमें सूचना मिली कि आपके घर के सामने है कुछ, अपने क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो करना वो करे। ईमानदारी से बोल रहा हूं मित्रों, इस आंदोलन ने अगर सबसे अधिक नुकसान किया है तो छोटे विद्यालयों का नुकसान किया, बड़े विद्यालयों का नुकसान नहीं हुआ है। हम लोगों ने आंकड़ा इकट्ठा किया था, 70 से 80% फीस बड़े विद्यालयों के आ चुके हैं। और ये जो कछुए के सिर की तरह आगे पीछे करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे विद्यालयों के अभिभावक हैं। और जितने आंदोलनरत लोग हैं, इन सभी के बच्चे बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं और इन्होंने ऑलरेडी फीस जमा कर दी है। दुर्भाग्य तो ये देखिए, ये जो नेता है, फीस जमा मत करो, ये प्रबंधक चोर हैं, स्कूल वाले डकैत हैं। जो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है समाज में, उन लोगों ने ऑलरेडी अपने बच्चों की फीस जमा कर दी। क्या जमाना आ गया है, कहने लायक। एक समय था
जब गांधी जी जैसे लोग हुआ करते थे, गुड़ खाने का, अगर गुड़ न खाने का उपदेश देना होता था तो पहले गुड़ खाना छोड़ देते थे और फिर कहते थे कि गुड़ खाना बंद करो। और अब तो है अपने बच्चों की फीस जमा कर दो और दूसरों से कहो कि तुम लोग फीस जमा मत करो। किस समाज में हम लोग रह रहे हैं? अभी मैं सुन रहा था सारी बात, कितना दर्द टपक रहा था आपका कि आप समाज का श्रेष्ठ काम करते हैं। हाजी साहब ने बहुत सही बात कही कि हम अपने विद्यालय में बच्चे के अभिभावक ही नहीं होते, माँ बाप ही नहीं होते, बल्कि उसके नौकर भी होते हैं, उसकी आया भी होते हैं। मिलता क्या है? सिफर, बदनामी। लगता है कि हम स्कूल खोल करके बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हमको देख करके लोग कहते हैं कि देखो स्कूल चलाता है, बहुत बड़ा चोर है, लेकिन उसने हमारा त्याग और बलिदान नहीं देखा। 7 बजे विद्यालय होता है, 5:30 बजे हम लोग 6 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। बसें गई कि नहीं गई, बच्चे आए कि नहीं आए, जब प्रेयर हो जाता है, सारे बच्चों की काउंट हो जाती है, तब हम लोग सांस लेते हैं कि चलो रेगुलर क्लास शुरू हो। और जब बच्चा चला जाता है और बसें वापस चली आती हैं, तब हम सांस लेते हैं कि आज का दिन बीत। एक एक दिन हम बिताते हैं, चिंता में बिताते हैं। कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि बच्चा गया भाड़ में जाए, कभी नहीं सोचते। एक बच्चे की तबीयत खराब होती है, अपने गोद में लेकर के डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए बच्चे की तबीयत खराब है, उसके घर सूचना नहीं मिली होती है। मित्रों, एक बात कहूंगा कि समाज में मुखर हुई है। ये हॉल में बैठ करके अपने दर्द को कहने से बेहतर है कि समाज में भी हम कहें कि हम उन अभिभावकों से बहुत अच्छे हैं जो अभिभावक अपने बच्चे पर थोड़ा भी केयर नहीं करता, लेकिन अगर उसकी 24 घंटा कोई चिंता करता है तो एक मैनेजर करता है, एक अध्यापक करता है। यह है हमारी कोशिश, और इसलिए हम कोशिश करते हैं। हम स्कूल इसलिए नहीं चलाते हैं कि हम लखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर लखपति और करोड़पति बनना होता तो चरस, स्मैक, गांजा की तस्करी भी हम लोग करते, साल 2 साल 5 साल करते तो अरबपति और करोड़पति बन जाते। हम लोग चरित्र के साथ जीना चाहते हैं, एक अच्छाई का जो एक सिंबल है वो लेकर के जीना चाहते हैं। हम समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि अगर काम कोई असली करता है तो इस कॉलेज का, इस स्कूल का जो प्रबंधक है वो करता है, इस स्कूल का एक इतना सा अध्यापक करता रहता है। ये हमारी कोशिश है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। टीका टिप्पणियां सब पे होती रहती है, कोई मुक्त नहीं है, राम भी मुक्त नहीं है, कृष्ण भी मुक्त नहीं। तमाम तरह की बातें इन महापुरुषों पे भी लगती रहती है, गांधी भी मुक्त नहीं है। तो हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? ये कल्पना भी मत करिए कि हमको अच्छे, ठीक है, प्रतिशत कर सकता है, लेकिन सब लोग कहें ये जरूरी नहीं। और जो लोग कह रहे हैं वो कहते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। मित्रों, शायद आपने पढ़ा होगा कि सुकरात को जब वो सजा दी गई थी कि ये विष का प्याला पिएगा, तो बहुमत से फैसला था। 287 संभवतः सदस्य थे, जिसमें 280 ने ये किया था कि सुकरात को सजा दी जाए, गलत सजा। और उसको देने वाला कौन था? उनके हाथ में विष का प्याला देने वाला कौन था? उनका मित्र था। और उसने कहा था कि सुकरात, मैं जानता हूं तुम गलत नहीं हो, लेकिन बहुमत का फैसला है, मैं इसलिए इसका पालन करता हूं। और दिया था, और सुकरात ने पी लिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुमत जो कहता है वो सही हो। बहुमत को बरगलाया नहीं जा सकता क्या? आज हमारे विपक्ष में जो वातावरण बनाया जा रहा है, क्या वो बनाया नहीं जा सकता? क्या बनाया जा सकता है? लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सुकरात की तरह जहर पिएंगे लेकिन मरेंगे नहीं।
जहर पिएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, अपना काम करते चले जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी आज साहब ने, बिल्कुल हम उस वसुधैव कुटुंबकम को अपने दिल में, अपनी आत्मा में बसाते हुए चले जाएंगे। मित्रों, मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं। अंग्रेजी का एक कवि है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसने कविता लिखी है रबाई बिन एज़रा, संभवतः आपने से कुछ लोगों ने पढ़ा। उस रबाई बिन एज़रा में उसने 4 पंक्तियां लिखी हैं जो मेरे लिए भी जीवन का मंत्र है, जिसे मेरे पिताजी ने सिखाया था। ये पंक्तियां मेरी नहीं है, मुझे बताया था मेरे पिताजी ने, बैठा कर समझाया था मंत्र की तरह। आज मैं उसका पारायण करना चाहता हूँ आपके साथ। Then will come each rebirth that turns earth smoothness rough। इन्हें कोई मैंने पढ़ाया है, संभवतः याद हो, ये मैं ट्रांसमिट करता रहता हूँ। Then will come each rebirth that turns smoothness rough, each sting that beats nor sit nor stand but go। इसका तर्जुमा मैं बता रहा हूँ। Then will come each rebirth। हरवंश राय बच्चन ने अपनी वो किताब लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं, उनकी जो आत्मकथा है, उसमें इन्होंने इसको लिखा। Then will come each rebirth, तो फिर हर अड़ंगे का स्वागत है। आप जब घुड़सवारी करेंगे या घुड़सवारों को देखेंगे तो उनके जो पैर होते हैं ना, पैर में एक होता है स्टिंग, उसको बोलते हैं। स्टिंग का मतलब होता है चुभन, कटिया। तो वो कटिया जो है, जब उसको घोड़े को तेज चलाना होता है तो वो उस कटिया को वो घोड़े के शरीर में प्रवेश कराता है। Then will come each rebirth that turns smoothness rough। जो rebirth होता है वो जो ये जगह की स्मूथनेस है उसको रफ में कन्वर्ट कर देता है। Each sting that beats, घोड़े के रिकाब में लगा हुआ, जो वो सवार है उसके रिकाब में जो लगा हुआ है स्टिंग, जब वो चुभोता है तो क्या बोलता है वो? Each sting that beats nor sit nor stand but move। न बैठो न खड़ा हो बल्कि चलते जाओ, जिसको विवेकानंद ने चरैवेति कहा है। मित्रों, आज इस संदेश को लेकर के हमें ऐसे जाना है कि सब कुछ भूल करके, जब से विद्यालय खुल रहा है 19 तारीख से, जो सरकार के दिए गए गाइडलाइंस से उनको फॉलो करते हुए हम विद्यालय में श्रेष्ठ वातावरण हुआ है, जो भरपाई, उसकी भरपाई करेंगे। बच्चों के प्रति हमारा भाव बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। वो हमारे बच्चे हैं, उनके पिताजी गाली दे सकते हैं लेकिन किसी बच्चे ने हमको गाली नहीं दिया होगा। ये मान करके इस परिसर से हम जाएंगे कि आने वाले समय में जो ये महामारी हम लोगों के ऊपर संकट के रूप में आई है, उस संकट में भी कहीं न कहीं से कुछ अच्छाई निकाल करके उन बच्चों को देंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं मित्रों, बहुत अच्छा आपने साथ दिया है। इसी तरीके से आप सभी एक रहें, एकता बनी रहे, तो निश्चित रूप से हम लोग भविष्य में जो कुछ भी यहाँ से कहा गया है उसको हम पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको आप छेड़ दीजिए, अध्यक्ष जी उस पर जोड़ दूंगा। और हम लोग जो सिंपल प्रबंधक के साथ साथ अपने स्कूल में शिक्षक भी होते हैं, उनको एक बड़ी जबरदस्त बीमारी हो गई बोलने वाली। उनको मौका मिला नहीं कि वो शुरू हो जाएंगे, घंटों आप बुला लीजिए हमसे, लेकिन मैं अपने इस लालसा को पूरी तरह से काबू में रख के आपसे केवल थैंक यू ही बोलूंगा। ये वादा है आपसे। थैंक्स की शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले वो आप ही के लिए। ये मेरा बड़ा ही अनकन्वेंशनल थैंक यू है। ऐसा धन्यवाद ज्ञापन आपने नहीं सुना होगा। आपके लिए क्यों, 1 बजे मैंने आपको बुलाया था और आप लगभग सभी लोग 1:30 से 2 के बीच में सब लोग आ चुके थे और आप अब तक बैठे हैं। इसके लिए थैंक्स मेरी तरफ से, और आप सभी अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे बैठे। विद्यालय संगठन में इस तरह की सहभागिता बहुत विरले ही देखने को मिलती है। उसके बाद जो फॉर्मेलिटी है, थैंक्स हमारी तरफ से। नहीं, मैं आप वाला नहीं पढ़ूंगा सर। ऑनरेबल कमिश्नर दीपक सर, DIUS डॉक्टर विनोद राय सर, आपको पता है
आज की सबसे सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट जो हम लोग के बीच में हुई है, नीसा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर कुलभूषण जी, उनका विजन देखकर समझ में आया कि हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं और दरअसल उनको क्या करने की और जरूरत है। उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हमारे साथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए हमारे संरक्षक खड़े रहते हैं डॉक्टर अनिल यादव सर। ये लोग तो वो लोग हैं जिनके अपने जीवन का कुल अनुभव उतना है जितनी मेरी उम्र नहीं है। ऐसे लोगों का संरक्षण मिलता है, ये हम लोग के सौभाग्य की बात है। अनिल यादव सर, हाजी साहब, हाजी वसीम साहब, यदुराज कनोडिया जी और अनुपस्थित रहते हुए भी हमेशा उपस्थित रहने वाले हमारे प्रिय कद्दू भैया अरुण अग्रवाल जी, इनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, तहे दिल से हमेशा साथ देते हैं। जहां कह दो, जैसे कह दो, जिस रूप में कह दो। आज मेरा विशेष जो धन्यवाद है वो 3 लोगों के लिए है। वो दिल की गहराइयों से मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। आदरणीय अंजनी सर, शाहनवाज सर और आदरणीय विष्णु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी लाज रखी है, बस इतना कहूंगा। इसी के साथ हम तो अंतिम चरण में हैं। बस एक दो बात ये है जो बहुत शॉर्ट में है कि आप लोगों से कुछ लोग कुछ कहना चाहते होंगे और नहीं कह पाए होंगे। देखिए, ये इस तरह का जो फंक्शन होता है उसमें इतना अवसर और इतना समय नहीं हो पाता कि हर व्यक्ति बोले और मूल मुद्दों पर विशद चर्चा हो पाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है हम लोग छोटे छोटे पॉकेट्स में काम करें। जैसे हमारा जो ब्लॉक हम लोग का है, हम लोग ब्लॉक लेवल पे हमेशा बहुत क्लोज रिलेशनशिप में रहें और वहाँ जो भी हम बात करते हैं वो जिले तक आती है, क्योंकि जिले का हर आदमी बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है अपने अपने ब्लॉक संयोजक से, अध्यक्ष से। तो यहाँ जो छूट गया है हम सब उसकी भरपाई करेंगे, 1 to 1 करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं पर्सनली आपसे कह रहा हूँ, ये सब भूल जाइए, निगेटिविटी सारी हो जाइए। बड़े विद्यालयों का हम पर आरोप लगता है, बड़े विद्यालयों का संगठन है, ये हम पर आरोप लगता है। छोटे विद्यालयों में इसमें कोई, मैं बता दूं आपको, मैं मुगल सराय में पैदा हुआ, यही पढ़ा। मैं उन इलाकों में जिंदगी में कभी नहीं गया था जिसमें संगठन की वजह से आज जा रहा हूँ, जहाँ गाड़ियाँ मेरी नहीं जा सकती हैं, मेरी गाड़ी जहाँ नहीं जा सकती है, मैं उस जगह में जा रहा हूँ। अब बताइए, ये संगठन क्या केवल बड़े विद्यालयों का है? मेरा तो खुद ही छोटा विद्यालय। अब आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो ये सब छोड़ दीजिए, दिल से दिल मिलाइए। अगर ये मिल गया तो रास्ता बहुत खुशगवार है, बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही परिणामदायक होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही मिलेंगे छोटे छोटे पॉकेट्स में और भी बहुत अच्छे काम करेंगे। थैंक्स एक बार आप सभी का और आप सभी को बहुत बहुत